हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। क्लास 10th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट समझना आना और एग्ज़ाम का प्रेशर। इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर होगा। ठीक है, 2026 बोर्ड के लिए ये सीरीज़ फॉलो करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है बिकॉज इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज होगी। आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज डेवलपमेंट, हाउ इट इज मेजर। डेवलपमेंट क्या है और इसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का इजी लैंग्वेज में मीनिंग होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप इम्प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब आप डेवलप्ड हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर सिर्फ इनकम ही नहीं आती, इसके अंदर बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये सब कुछ आता है। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन हेल्दी है, एजुकेटेड है, उसको इक्वालिटी मिल रही है और वो फ्रीडम है, तो इसका मतलब वो पर्सन डेवलप है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, अब इसमें पूछे ना हाउ इट इज़ मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाता है, तो देर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक कंट्री की एवरेज इनकम कितनी है। ठीक है, इसको निकाला जाता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन से, राइट। ठीक है, उसके बाद आती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेवल ऑफ एजुकेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन द कंट्री। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, IMR, इसका मतलब होता है कि कितने नवजात शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो 1 साल से पहले ही बर्थ होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि ये एक इंडिकेटर होता है जो इनकम, एजुकेशन और हेल्थ को मेजर करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज मेजर, 2 पॉइंट्स में था, तो आपको भी 2 पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है जो आपको पता है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, फिर हाउ इट इज मेजर्ड का आप अलग से हेडिंग डाल के पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। हमें पर कैपिटा इनकम को पहले बताना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एक्सप्लेन कर लो। उसके बाद है एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए कैसे बताता है। ठीक है, सो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज इनकम एक कंट्री की होती है और कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इनकम, टोटल नेशनल इनकम सॉरी, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। आपके नेशन में कितनी इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ये इंडिकेटर कैसा है। ठीक है, तो इट शोज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाता है। अगर हाई पर कैपिटा इनकम है इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, और अगर लो पर कैपिटा इनकम है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है। ठीक है, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग कंट्रीज, ये कंट्रीज को कंपेयर करने में हेल्प करता है। एक कंट्री की आपने पर कैपिटा इनकम देखी दूसरी कंट्री की, तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। इट डज नॉट शो इनकम इन इक्वालिटी, ये इनकम इन इक्वालिटी नहीं शो करता। मतलब आपने एवरेज इनकम तो निकाल ली, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर पर्सन 50 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 30, कोई 70 अर्न कर रहा होगा, लेकिन आपने तो एवरेज निकाली, तो इसमें इनकम इन इक्वालिटी शो नहीं हो पाती है। बस इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है। ओके, सो अब आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं चाहूँगी आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। अब ये भी 2 पार्ट्स में, तो हमें आंसर भी 2 पार्ट में देना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और उसके इंडिकेटर्स क्या है, कैसे पता चलता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रूविंग पीपल्स वेलबींग। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसान की आप मतलब उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको फ्रीडम मिल रही है, उनको स्किल्स मिल रही हैं, एजुकेशन, स्किल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ उनके पास है, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट है। कौन कौन से इंडिकेटर है जो हमें बताते हैं, देखिए हेल्थ, हेल्थ आपको बताएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना कोई इंसान जी सकता है ना, ये हेल्थ से पता चलेगा। एडुकेशन, लिटरेसी रेट बताता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना उन्होंने किया है, एडुकेशन फैसिलिटी बताएगा। इनकम, पर कैपिटा इनकम से हमें पता चल जाती है। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सब मिल जाते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये काम करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब जो इंडिकेटर इनकम, एडुकेशन और हेल्थ को मेजर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th, डिस्क्राइब दी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को बताना है। ये हमने पढ़ा है कि प्राइमरी का मतलब होता है जो स्टार्टिंग एज होती है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब होता है जो बीच में होगा, मिडल में, एंड टर्जरी मतलब लास्ट। तो देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है ये रिलेटेड होती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया बेटा, एक ही बार है माइनिंग, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका वो होता है जो नेचर से रिलेटेड होता है। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको वुड की ज़रूरत होगी, वो वुड हम कहाँ से लेंगे? नेचर से, फॉरेस्ट से, है ना। तो ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी सेक्टर से आपने रॉ मटेरियल लिया है उसको आपको फिनिश्ड गुड बनाना है। मतलब हमने फर्नीचर बनाना था, हमने लकड़ी ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया वुड, अब हम उसे कंपनी में, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का। हमने मैन्युफैक्चर किया, अब वो क्या बन गया? एक सोफ़ा बन गया, ठीक है, मान लीजिए। तो वो फर्नीचर आपका फिनिश गुड हो जाएगा। तो सिंपली आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इसके एग्जांपल आपके हो गए फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल ले भी लिया, ठीक है। अब आप पहले आपको रॉ मटेरियल को अब उस जगह से, उस फॉरेस्ट से अपनी फैक्ट्री तक लाना होगा। फिर जब आपका गुड बन चुका है, फिनिश गुड्स, उस गुड को आपको मार्केट में भी भेजना होगा। इसकी हेल्प कौन करता है? वो आपका टर्जरी सेक्टर करता है, जो कि एक लिंक के थ्रू काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विसेज? वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्ट सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये टर्जरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर की हेल्प करता है। एजुकेशन में भी टर्जरी सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, इन सब में आपका आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप 3rd एंड 4th क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एन बेटा डबल आ गया, उसे आप कट कर लीजिएगा प्लीज। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है, एक सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क डू नॉट गेट द जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां इंसान काम तो करना चाहता है, बस उसके पास वो काम अवेलेबल नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में आपका ब्रदर है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं मान लीजिए, है ना। अब आपके पास जॉब नहीं है अभी, तो आपको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? नहीं, आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, बिकॉज आप तो स्टडी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं ना, आपको अभी जॉब नहीं चाहिए, तो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। वो लोग जो विलिंग है, जिनकी इच्छा है काम करने की और वो कर भी सकते हैं काम, उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट में लेकर आते हैं, ठीक है। इसके टाइप होते हैं आपके, फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, सीजन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है एग्रीकल्चर, कि आपके पास कुछ टाइम पे या कुछ सीजन के लिए ही काम अवेलेबल है, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड। जितने चाहिए उससे ज़्यादा वर्कर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर में होता है। जैसे मान लीजिए एक ही फैमिली के 5 पर्सन हैं, ठीक है, अब वो सारे एक ही जगह काम कर रहे हैं, जबकि वो काम 3 लोग कर सकते हैं, लेकिन वो 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए ना, तो मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है एजुकेटेड पीपल अनेबल टू फाइंड जॉब। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। फोर्थ इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, लोगों की जॉब चली जाती है, उनके पास अभी फिलहाल काम नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है। तो दिस इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHGS जो ग्रुप है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है सेल्फ हेल्प, ऐसा ग्रुप जो खुद की हेल्प खुद ही कर रहा है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का, जिधर वो लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं और बोरो मनी टुगेदर। अब जैसे मान लीजिए 20 पीपल हैं, दोनों सब ने हर मंथ अपना मान लीजिए 1000 रुपीज़ इंक्लूड किया, तो मंथ में कितने हो गए उनके पास? 10 लोग थे, 1000 किया तो उनके पास 10,000 रुपीज़ हो गए।
राइट। तो अब ये मंथ में उनके पास 10,000 हो गए, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो ये लोग आपस में ही बोरो कर लेते हैं, पहले सेव करते हैं फिर बोरो करते हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों के अंदर ना इंडिपेंडेंस आ जाता है कि हमारे पास इनकम है, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब SHGs का रोल समझते हैं। प्रोवाइड ईजी क्रेडिट टू पुअर पीपल। अब ये लोग हेल्प कर सकते हैं पुअर पीपल की, जो लोग ज़्यादा रेट पे बैंक से नहीं ले सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उनकी मदद हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। जो पैसे देते हैं हमें इंटरेस्ट पे, है ना, ब्याज पे, तो उन पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, ये लोग अपनी हेल्प कर सकते हैं। प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें बहुत सारी वुमेन्स भी होती हैं, तो इससे उन लोगों का एम्पावरमेंट होता है। एनकरेजिंग सेविंग हैबिट, इससे हैबिट बढ़ रही है आपकी सेविंग की, वो भी हो रहा है। हेल्प इन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, और आप इन काम के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जिससे इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ जाता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को इसे पढ़ना ही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप ग्लोबल मतलब ग्लोबल जा रहे हैं, आप अपना सामान इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, सारी चीज़ें जब आप एक कंट्री दूसरी कंट्री से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाती है, उसे आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट पूछा, हम दोनों लिखेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब कोई आएगा आपकी कंट्री में तो इन्वेस्ट करेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अच्छा है हमारे लिए। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, बाहर से भी सामान आएगा, आप लोग भी बनाएंगे, कंपटीशन होगा, तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि काम ज़्यादा आएगा, फैक्ट्रीज आएंगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज़, और हमारी इंडियन कंपनीज़ की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब ये सब तो था पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस टफ कॉम्पिटिशन। अब आप मान लीजिए बाहर से भी कंट्रीज़ आ रही हैं, कंपनीज़ आ रही हैं, हमारी भी कंपनीज़ हैं, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है और वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब की भी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हम समझते हैं ना, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब किसी के साथ चीटिंग की जाती है, एक्सप्लॉयट किया जाता है किसी भी तरीके से, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब। अब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि कंज्यूमर्स के साथ क्या करेंगे, जो खरीदते हैं सामान, जब कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है बाय सेलर। अब कैसे कैसे चीट कर सकते हैं, फॉर्म्स है इसके। ठीक है, आप लोग इनको 1-1 लाइन में भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बाकी आप ऐसे पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओवर चार्जिंग, कोई चीज़ 10 की है, आप उनसे 12 रुपीज़ ले रहे हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना, दूध में पानी मिला कर दे रहे हैं, ये चीटिंग है। सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स, खराब सामान आप बेच रहे हैं। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में तो आप दिखा रहे हैं कि आपके ये करने से आपके हेयर्स लॉन्ग हो जाएंगे, बट असली में ये नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट है। अंडर वेट प्रोडक्ट्स, मतलब आपने दिखाया है कि इसके अंदर 100 ग्राम्स है प्रोडक्ट, लेकिन वो अगर हम मेजर करें तो वो 90 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हमने देखा था कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होता है, तो नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंज्यूमर आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। दे लैक इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, अब लोगों के पास ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो इन सब के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि जो सामान है, व्यापार है, खरीदना बेचना, सब कुछ अच्छे तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, बिना किसी चीटिंग के, तो भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मिलावट होती है या वो हार्मफुल होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। एंड टू प्रोवाइड लीगल हेल्प एंड कंपनसेशन, और अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी चीटिंग हो जाती है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो लीगल हेल्प होनी चाहिए उनके लिए, उन्हें मुआवजा कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ आज ऐसे यूज़ कीजिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के काम भी आए, मतलब आप अपने लिए कमी ना करें बट बचा के रखें, जैसे आपका वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को। सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट जो कि नीड ऑफ द प्रेजेंट, मतलब मीट करे नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं,
प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करें। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, पोल्यूशन ना करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। एंड बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट भी करेंगे आप, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारी चीज़ों को आपको कंजर्व करके भी रखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविक्स के 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।